This video that I'm making, it's about the income statement and the format of the income statement. So students usually ask me that, Miss, why are we adding a value or why are we subtracting a value? So what students need to do is that they need to know the reason behind adding a value and the reason behind subtracting a value. यहाँ पे this, if you can see, the format is what I have made. It's like a simple format. So if you see these values here, like there are no values, so it's just like a template. So usually when students have this format, it's inclusive of everything that can come in the income statement. But you should know that हर क्वेश्चन में हर वैल्यू नहीं होती है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न्स हो, ज़रूरी नहीं है आपके हर क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न्स हो. सो यू नीड टू ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट यू हैव. ठीक है, तो इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ इट, सो इफ़ यू गो बैक टू chapter number 1 of accounting, so there's this book, it's called Catherine, the author of it is Catherine. It's Catherine Cocom, and she has written a book in which it's a chapter division. So uska jo first chapter है उसमें उसने book keeping and accounting को differentiate किया है. एंड उसमें उसने ये बताया है कि अकाउंटिंग जो है, इट्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स? द मेन रीज़न इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स. ठीक है, तो ताकि हमें हमारे प्रॉफिट्स पता चलें. तो सिंपली इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट विल टेल यू द प्रॉफिट. ठीक है, और प्रॉफिट का अगर बहुत ही सिंपल अगर हम एक फार्मूला बनाएं तो इट्स सिंपली इफ़ आई एम सेलिंग समथिंग, for example, for 100 rupees, and that thing costed me around 80 rupees. So selling price minus cost price will give me the profit, that is 20 rupees. तो ये profit इसी तरीके से calculate होता है. ये actually income statement is based on the same formula, but if you see here, यहाँ पे ये जो ये revenue की value है. So there is a revenue value here, and there is, you need to subtract sales returns from revenue. So revenue is coming from the sales account. ठीक है, जितनी भी हमने सेल्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ रेवेन्यू. सही है, तो वट एवर वी हैव जनरेटेड आउट ऑफ सेलिंग गुड्स. ठीक है, एंड हियर सेल्स रिटर्न्स इज़ व्हाट आवर कस्टमर्स रिटर्न टू अस. ठीक है, सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू एनी मोर. ठीक है, जब हम बेच रहे थे तो हमने उसको रेवेन्यू में लिख दिया था, लेकिन कस्टमर्स ने रियलाइज़ किया कि वो द गुड्स वर फॉल्टी और एनी अदर प्रॉब्लम, सो दे रिटर्न इट. सो वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस वैल्यू. सो दिस इज़ नेट सेल्स, बेसिकली रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न्स इज़ नेट सेल्स. तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देखें, इट्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. सही है, सो द स्टूडेंट्स मस्ट नो कि रेवेन्यू हम कैसे बनाते हैं, बाय सेलिंग गुड्स. ठीक है, कोई चीज़ बेच के हमें रेवेन्यू मिल गया, वट एवर मनी दैट वी आर जनरेटिंग आउट ऑफ सेलिंग दैट दोज गुड्स. लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ एग्जैक्टली द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स जो हमने बेचे हैं. ठीक है, तो हमने जितने भी गुड्स बेचे हैं उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी थी. सही है, सो इफ़ यू इमेजिन अ वेयर हाउस. सो फॉर एग्जांपल, वेयर हाउस जहाँ पे इन्वेंट्री हम स्टॉक करते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ द इन्वेंट्री दैट यू हैव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो लास्ट ईयर जो इन्वेंट्री बच गई थी वो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई है आपकी इस ईयर की. सो दैट इज़ द ओपनिंग इन्वेंट्री. फिर हमने इसमें परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली वील बाय न्यू इन्वेंट्री टू सेल. ठीक है, तो हमने उसमें ऐड कर दिया परचेजेस. ठीक है, सो दैट इज़ न्यू इन्वेंट्री दैट वी आर एडिंग इन आवर वेयर हाउस. एंड देन कैरेज इनवर्ड्स क्या होती है? कैरेज इनवर्ड्स हमें पता होना चाहिए. कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज द वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू it's the transportation cost. ठीक है, तो carriage inwards is that transportation that you pay to bring your purchases to your own warehouse. ठीक है, अपने खुद के warehouse पे लाने के लिए जो आप transportation पे करेंगे, so that is part of your cost. ठीक है, purchases का part बन गई है. ठीक है, so that is why you need to add it. मतलब purchases की value के अंदर नहीं होगी, लेकिन you need to add it to the purchases so that you know this is part of your cost. ठीक है, so this becomes part of your cost and less purchases returns because हमें कुछ goods faulty लगे थे जो हमने supplier को वापस कर दिए. तो ये purchases returns हो गया. एंड ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ओनर को ख्याल आया कि कुछ इन्वेंट्री वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ले ले, तो इन्वेंट्री, ओनली इन्वेंट्री, नॉट मनी. व्हेन द ओनर टेक्स आउट
इन्वेंट्री फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो हम उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो फिर हमारी ये सब वैल्यू जो है, दिस इज़ द रिमेनिंग इन्वेंट्री दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। तो इतनी हमारे पास थी दैट वाज अवेलेबल फॉर सेल, लेकिन जो है जितनी भी सेल हुई वी डोंट नो, लेकिन हमने जो है वो इतनी बच गई, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई। तो अब दैट द इन्वेंट्री दैट वाज अवेलेबल फॉर सेल माइनस द इन्वेंट्री जो एंड में बच गई टेल्स यू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो कि बिक गई, ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आपने रेवेन्यू नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज सिंपली दैट प्रॉफिट दैट यू जनरेट आउट ऑफ जस्ट सेलिंग द इन्वेंट्री एंड बाइंग द इन्वेंट्री, ठीक है। सो बिजनेस का सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सेल कर दी इन्वेंट्री और ख़रीद ली इन्वेंट्री, दैट्स इट, नो, there are many other expenses that the business needs to incur. There are many other incomes that the business will generate, जो दूसरे forms of income है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं उसको, और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम माइनस करते हैं in order to get the profit for the year. तो अगर आप यहाँ देखें, they're asking you, they're telling you that अच्छा, so in the question will tell you if there's a discount received or there's a commission received. So you would know that this is an income because यहाँ पे received लिखा हुआ है, receive आप income ही receive करेंगे, ठीक है, expense आप pay करेंगे, ठीक है। तो आपने discount received is the discount that you get, the cash discounts that you get from your suppliers, ठीक है, due to prompt payment, आपने जल्दी पेमेंट कर दी तो आपके suppliers ने आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। commission received, देयर इज़ अ पर्टिकुलर सर्विस, आप जो है वो सेल्स करवा रहे हैं किसी के लिए, या फिर यू नो इन दैट यू आर गेटिंग द कमीशन ऑन जनरेटिंग सेल्स फॉर सम बिजनेस और समथिंग, ठीक है। या फिर रेंट रिसीव्ड, आपने अपनी कोई जगह जो है वो किसी और को दे दी एंड दैट पर्सन इज़ पेइंग यू रेंट, सो दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है। एंड देन रिडक्शन एंड प्रोविजन, सो रिडक्शन एंड प्रोविजन, व्हाट इज़ रिडक्शन एंड प्रोविजन? Provision is there are three things that you should know. One is year of creation. So when you create a provision for doubtful debts, so provision for doubtful debts होता है, it's an estimation of people that might not pay you in future, ठीक है। So ये actual expense नहीं होता, ये सिर्फ estimation होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक estimate create किया है तो for the first time when you're creating a provision should reduce your, if you increase your provision, so it should reduce your profits. So for the first time if you're creating a provision that comes in the expenses section of the income statement, for the second time when you calculate provision for the next year, तो फिर आप क्या करते हैं, आप trade receivable को multiply कर देते हैं by the percentage given in the question. तो जो आंसर आता है उसको आप you always compare with the previous provision. तो जो year of creation में provision था जो जो नेक्स्ट ईयर में प्रोविज़न है उसका आप डिफरेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ले जाना है। सो अगर आपका लास्ट ईयर प्रोविज़न जो था वो कम था और अब प्रोविज़न बढ़ गया है तो दैट मीन्स इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। सो एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इन टाइम, सो इफ़ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, सो ईदर यू विल हैव दीज रिडक्शन इन प्रोविज़न और यू विल हैव इंक्रीज इन प्रोविजन, दोनों साथ कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ब्लू में मार्क किया है सो दैट यू नो कि ये जो ब्लू वाले मार्क हैं ये दोनों साथ नहीं हो सकते, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ अ रिडक्शन इन प्रोविजन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोविजन। सो व्हाट यू डू इज़ दैट इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी इन्होंने दी है डिटेल, आप ट्रेड रिसीवेबल से मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज दैट दे हैव गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोविजन, और जो भी आंसर आता है उसको आप कंपेयर करें पुराने प्रोविजन से। तो पुराना प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर से मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन वील डू अ क्वेश्चन इन रियल, सो आई विल ऑल्सो रेफर टू दिस वीडियो एज वेल। सो इफ़ यू सी the old provision and the new provision, so you compare it, ठीक है। तो older provision whatever, for example it was 1000 and the new provision year of creation में for example the provision was 1000 and in the new provision in the next year is 1200, तो इसका मतलब provision increase हो रहा है, तो increase in provision is an expense, ठीक है। So last year I estimated that $1,000 worth of trade receivables will not pay me. This year my estimation is increasing. So why do I take the difference? Because last year I had already taken 1,000 to the to my expenses section. So I shouldn't take 1,200 again. I should just take the difference by which my estimation is increasing. ठीक है?
सो ऑल्सो एंड व्हाट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट्स लाइक एन एस्टिमेशन फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो फ्यूचर में जो लोग हमें पे ना करें, अगर ना करें तो हम उसके लिए पहले से अकाउंट फॉर कर लेते हैं, सही है, बिकॉज इन अकाउंटिंग वी फॉलो द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सो रिडक्शन इन प्रोविजन, अगर एस्टिमेशन कम हो रहा है तो दैट्स एन इनकम, अच्छी बात है। मतलब लास्ट ईयर हमने ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दिया था, तो अब रिडक्शन, अब जो है वो एस्टिमेशन कम हो गया, तो इसकी वजह से हम उसको ऐड कर देंगे एज एन इनकम, बिकॉज लास्ट ईयर I had put a greater amount in the expenses section. So now I reduce, because my provision is reduced, so that means I need to add back whatever by whatever amount it has reduced. Okay, so that is reduction in provision. What is profit on disposal? So you can either have a profit on disposal or you can have a loss on disposal. दोनों साथ नहीं हो सकते, सही है। तो एक क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल एक नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, सो एक नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, तो आपने क्या किया, नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू से आप जो है सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर नेट बुक वैल्यू आपकी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो इसका मतलब इट्स अ लॉस, और अगर नेट बुक वैल्यू आपकी कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब इट्स अ प्रॉफिट, ठीक है। दैट्स पार्ट ऑफ द चैप्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। So profit on disposal is obviously an income because you expected a lesser value but you got a better value in the market, ठीक है, for your non-current asset when you were selling it, ठीक है। So all these value, when you add it to the gross profit, because of course this will increase your gross profit. If you see expenses section में हमारे पास क्या क्या है, so we have increase in provision for doubtful debts जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, we have loss on disposal जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, we have rent payable, ठीक है। तो रेंट पेबल इज़ एन एक्सपेंस, एवरीवन नोज़ कि हमने किसी जगह किराए पे ली हुई है तो इट्स एन एक्सपेंस, ठीक है। इंश्योरेंस इज़ एन एक्सपेंस, कार इंश्योरेंस और यू नो एनी इंश्योरेंस, जो जगह की इंश्योरेंस है या कोई हमारे वेयर हाउस की इंश्योरेंस है, ऑल ऑफ इट गोज़ टू द एक्सपेंसेस सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। लाइटिंग एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन वी हैव मोटर एक्सपेंसेस। सो एनी एक्सपेंसेस दैट आर रिकरिंग, ठीक है, बार बार आपको इनकर करने पड़ते हैं, जैसे लाइट एंड हीट, जैसे मोटर एक्सपेंसेस, मोटर के अंदर फ्यूल डालना, अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना, फिर अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना, ठीक है। सो एनी थिंग दैट इज़ एक्चुअली रिकरिंग, ठीक है। सो I'll just touch upon this, that there is this thing called revenue expenditure जो कि इनकम स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पेमेंट्स दैट वी आर मेकिंग, जस्ट रेंट पेबल, इंश्योरेंस, लाइट एंड हीट, मोटर एक्सपेंसेस, रेट्स, these are all our revenue, part of revenue expenditure, क्योंकि हमें बार बार पे करने पड़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्काउंट अलाउड, हम अपने कस्टमर्स को थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। सो वी डोंट टेक द फुल अमाउंट फ्रॉम देम, लाइक अगर उनको 100 हमें देने हैं वापस, तो हम उनको कह देते हैं कि अच्छा आप ठीक है आप 95 देते हैं, सही है, टेक अ 5% डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अलाउड, देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस, वी हैव अ कमीशन एक्सपेंस। तो हम किसी से वी हैव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वी आर आस्किंग देम टू हमारे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वील गिव देम कमीशन, राइट। सो दैट्स कमीशन एक्सपेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट यू गाइज शुड नो वेजेस एंड सैलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द expenses section. So wages and salaries will come somewhere here only in the expenses section, because obviously we'll have employees, ठीक है, और employees को हम wages देंगे। So that is also an expense. Advertising expense is an expense, ठीक है, advertising करवाने के लिए। Carriage outward is simply a selling expense, हम अपने customers का transport shipping charges pay कर रहे हैं, so that is a selling expense. Irrecoverable debts, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे पैसे लेके मुल्क छोड़ के चले गए, या फिर दे आर बैंकक्रप्ट, दे कांट पे अस, सो वी नीड टू राइट देम ऑफ एज इररिकवरेबल डेट्स, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू पे अस बैक, ठीक है, तो इसलिए हम उसको एज एन एक्सपेंस लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इररिकवरेबल डेट्स। देन देयर कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देयर कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एनी ऑफ देम। देन यू हैव डेप्रिसिएशन। सो दिस लिस्ट इज़ नॉट, इतनी सी लिस्ट नहीं है। सो देयर कैन बी ऑफिस इक्विपमेंट, देयर कैन बी फिक्सचर्स, देयर कैन बी मोटर व्हीकल्स, देयर कैन बी मशीनरी, देयर कैन बी कंप्यूटर, ठीक है, प्रेमिसेस।
तो जितना भी लैंड एंड बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग अगर डिप्रिशिएट हो रही है तो बिल्डिंग्स पे आप जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन के यूजुअली यहाँ पे सिर्फ दो तरीके होते हैं, वन इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, द अदर इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, सिंपली कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के साथ, ठीक है। वट एवर परसेंटेज इट इज़, 20% है अगर, तो वट एवर द कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 20%, ठीक है। Reducing balance on the other hand, usually motor vehicles are depreciated by reducing balance method, ठीक है। हर क्वेश्चन में usually fixtures are usually depreciated by the straight line method, ठीक है। तो अगर आप मोटर व्हीकल्स को डिप्रिशिएट करना है, आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है, वेरी सिंपली यू कैन डू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation multiplied by percentage, ठीक है, the percentage that is given in the question। तो आपने ये सब कर लिया, फिर जो है ये ऐड कर लेंगे, ज़ाहिर है ये सब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल दीज values will be added, these are the total expenses, so you subtract this जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम किया था माइनस यू डू ऑल दीज एक्सपेंसेस बिकॉज दीज आर व्हाट यू आर पेइंग, ठीक है। मतलब दीज आर व्हाट यू आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर पेइंग बट व्हाट यू आर इनकरिंग एज एन एक्सपेंस, ठीक है। इन अकाउंटिंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर पेइंग, ठीक है। हमेशा आप ये याद रखें बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड accruals and matching in accounting। इनकम स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन accrual concept, not on cash concept, ठीक है। तो आप एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, आपने पूरा एक्सपेंस ही पे नहीं किया, ओके, लेकिन आपने ये सर्विस यूज़ कर ली, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करा ली अपनी, तो ये एक्सपेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा जितनी सर्विस आपने यूज़ की है, ठीक है। बेशक आपने पे बिल्कुल भी नहीं किया हो, ठीक है, आपने ₹1 भी ना पे किया हो, $1 भी ना पे किया हो, लेकिन यू नीड टू राइट द होल थिंग एज एन एक्सपेंस बिकॉज यू यूज द सर्विस। तो जितनी आपने सर्विस यूज़ की है उसके इक्विवेलेंट यू नीड टू राइट द एक्सपेंस, ठीक है। And then this is the total value of expenses. Then what you do is that okay, so this profit from operations is basically profit before interest, ठीक है। तो अभी recently if you see the marking schemes of the recent years you will see in the marking schemes they have been solving it in this way। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो जो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पहले निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट इज़ लाइक अ फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक द प्रॉफिट विदाउट पेइंग इंटरेस्ट, और फिर हम जो है वो बैंक लोन इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो जब बैंक लोन इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये पता हो दैट बैंक लोन इंटरेस्ट यू नीड टू टेक केयर कि आपने लोन लिया कब है। हो सकता है आपने ड्यूरिंग, इफ़ यू हैव टेकन अ लोन ड्यूरिंग द ईयर, देन ड्यूरिंग द ईयर समवेयर बिटवीन, सही है, 6 महीने के बाद साल शुरू हो गया फॉर एग्जांपल जनवरी में, एंड 6 महीने के बाद आपने लोन लिया है, सो जुलाई 1 पे आपने लोन लिया है। So your interest that needs to be charged would be for 6 months because in December you'll make the income statement, ठीक है। So July, August, September, October, November, December, 6 months का इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरे साल का नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें जो परसेंटेज दी हुई होगी वो यूजुअली एनुअल होती है, लेकिन आपको उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली यू गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स के, उसमें स्टूडेंट्स नीड टू सॉल्व द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सॉल्व द एडजस्टमेंट्स बाय सॉल्विंग देम, समटाइम्स दे हैव दीज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स के कोई ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं की, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। देन दे हैव दीज एडजस्टमेंट्स फॉर प्रीपेड एंड फॉर आउटस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये बैंक लोन इंटरेस्ट था, ये आपने पे ही नहीं किया, the whole thing is outstanding, so you need to write this whole thing here, the outstanding amount as an expense because you used the service, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जनरल एक्सपेंसेस वाज अक्रूड या आउटस्टैंडिंग या ड्यू, तो फिर आप क्या करते हैं, वट एवर द अमाउंट इज, तो जो ट्रायल बैलेंस से फॉर एग्जाम्पल 1000 आ रही है एंड दे आर सेइंग अक्रूड 150 है, तो यू ऐड अक्रूड, ठीक है। आप अक्रूड को ऐड क्यों करते हैं, द रीज़न फॉर एडिंग अक्रूड इज़ that accrued is what you were supposed to pay but you did not pay, you used the service but you did not pay, ठीक है। So sometimes you will be having some amount that is due, that is outstanding, but आपने सर्विस यूज़ कर ली है, तो इस वजह से आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। And then there is this
rule that you need to subtract the prepaid. सही है, तो चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, प्रीपेड को सब्ट्रैक्ट करना है, अक्रूड को ऐड करना है. ठीक है, प्रीपेड को क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? फॉर एग्जांपल फॉर द रेंट पेबल इन द ट्रायल बैलेंस दे गिवन यू 5000 एंड दे से कि अच्छा इसमें से 500 जो है वो आपका प्रीपेड था, तो इसका मतलब 500 डिड नॉट रिलेट टू दिस ईयर, इट इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, इन द नेक्स्ट पीरियड और द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, तो इस वजह से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इस 500 जितनी सर्विस हमने यूज़अप नहीं की है. ठीक है, हमने 4500 की सर्विस यूज़अप की है, दैट इज़ 5000 माइनस 500. ठीक है, सो दैट्स इट. एंड फॉर एडजस्टमेंट्स यू नीड टू नो कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जैसे डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस से डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स यू नो दे विल गिव यू इररिकवरेबल डेट्स in the trial balance. So when they have given that to you in the trial balance, you don't have to adjust the trade receivable anymore. The trade receivable in the trial balance and the irrecoverable debts दोनों trial balance में दिए हुए हैं, तो irrecoverable debts को आप as it is as an expense लिख देंगे and वही जो trade receivable trial balance में दिया है उसको आप multiply कर देंगे with the provision percentage. ठीक है, to get the provision for doubtful debts. If they have given you irrecoverable debts in the additional information, that means कि उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल में से irrecoverable debts को माइनस नहीं किया, तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले अगर if they've given you irrecoverable debts in the additional information, so you take the value of trade receivable from the trial balance और उसमें सबसे पहले आप irrecoverable debts माइनस करेंगे, तो आप करेंगे trade receivable if it's in the additional information minus irrecoverable debts. ठीक है, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोविज़न की परसेंटेज से, वट एवर परसेंटेज इज़ देयर इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो डिपेंडिंग यूजुअली इट्स 2% और 5% और 4% समटाइम्स. ठीक है, तो वो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन यू विल सी अच्छा लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या था, वो ट्रायल बैलेंस में होगा. एंड इस ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है. सही है, इंक्रीज़ है तो एक्सपेंस है, डिक्रीज़ है तो इनकम है. ठीक है, रिडक्शन है तो इनकम है. Okay, so that is it. One more thing here, very important, that is कि अगर आपको जो है ऐसा कोई क्वेश्चन मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, सो इंशाल्लाह आई विल अपलोड अनदर वीडियो जिसमें मैं जो है वो ऐसा सवाल सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह. सो दैट्स इन माई प्लान. बट what I mean here is कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें एडजस्टमेंट्स है, सो there is a full trial balance given to you and they say okay, for example शुरू में दिया हुआ है क्वेश्चन में that for example Shayan is a sole trader. ठीक है, so it's about one alone owner. ठीक है, so they are expecting you to make the income statement and they are expecting you to make the statement of financial position in some cases, so depending on the question. So what you do is that in the adjustments, if they've given you additional information, that is adjustments भी कहते हैं उसको कुछ टीचर्स, तो आपने एडजस्टमेंट्स को ना हमेशा दो, उनका इफेक्ट हमेशा ड्यूअल होता है. ठीक है, एडजस्टमेंट्स का. सो या तो फिर वो एक इफेक्ट उसका इनकम स्टेटमेंट पे शो हो रहा होगा, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे शो हो रहा होगा, या तो फिर मतलब कोई भी दो जगह पे आएगा. सो यू विल हैव टू ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ you'll have dual effect of the adjustments. If you see here, जैसे drawings of goods है for example, usually adjustments में होता है कि ओनर ने इतने goods जो हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो आप एक चीज़ तो यहाँ लिखते हैं, आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द परचेजेस. दूसरा आप उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में in the we'll do another video on statement of financial format of statement of financial position, but if you take it to the statement of financial position, you need to add it to drawings of cash drawings. ठीक है, एक drawings होती है कैश ड्राइंग्स, एक होती है गुड्स ड्राइंग्स. तो ये जो है ना, ये गुड्स ड्राइंग सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, ये जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आएगा. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं, हमें हर एडजस्टमेंट को ट्रीट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स यू नो व्हाट दे डू इज़ दे कभी कभी गड़बड़ करके दे देते हैं, इससे करेक्ट करो उसको.
तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कभी कभी ये कह देते हैं कि अच्छा मोटर व्हीकल हमने ख़रीदी थी और वो हमने मोटर एक्सपेंसेस में लिख दिया, तो इसका मतलब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो ये गलती है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ बाइंग द नॉन करंट एसेट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटर एक्सपेंसेस और मोटर रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे फ्यूल या फिर टायर पंक्चर ठीक करवाना या फिर रिपेयर्स कराना गाड़ी में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ भी करके दे देते हैं, दे से आस्क यू टू करेक्ट इट। सो inshallah in the other videos when we are solving the questions we'll actually correct the issues as well with the accountants in the question जो गड़बड़ वो लोग कर रहे हैं उनकी गड़बड़ को ठीक करेंगे inshallah, but later, yes. So that's about it for this video. This was just to explain the logic of the income statement, what we are adding, why we are adding, what we are subtracting, why are we subtracting. That is important so that you know, if you know the why कि क्यों कर रहे हैं हम ये, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज लाइक इट्स लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. So that's about it. Thank you so much.